नमस्कार, वेलकम प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है आपके। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम से पहले पहले आपको साइंस 10th की और फिजिक्स जो है क्लास 12th की करवाऊंगा। इसके साथ ही कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर 11th की फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, तो वो भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ, 1-2 दिनों में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। तो आज का जो अपना चैप्टर है जिसका अपने रिवीजन करेंगे लाइन टू लाइन सीबीएसई 2024 का जो सिलेबस है उसके मुताबिक, तो उसमें आज अपना चैप्टर है इंग्लिश मीडियम के अंदर या जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरुआत करते हैं बेटा बिना किसी टाइम के, तो लाइक कर दें। सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इससे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। थोड़ा सा बेसिकली बता देते हैं और थोड़ा बेसिक और बता देता हूँ। ये जो अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है बेटा साइंस के अंदर एक ब्रांच होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसमें से जो फिजिक्स ब्रांच है उसमें से आगे 2 सब ब्रांचेज होती हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें ये ब्रांच आती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इसके बारे में स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है। अब अपने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट थे हेनरी क्रिश्चियन ओरेस्टर नाम से। देखिए इनसे पहले क्या होता था 1777 और 1851 से पहले क्या था, मैग्नेट को अलग माना जाता था और इलेक्ट्रिसिटी को अलग माना जाता था। फिर ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया बेटा, एक सर्किट ले लिया जिसके अंदर, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर आपको बताया था, ये बैटरी है, बैटरी ये अमीटर है जो क्या करता है बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ये कोई रेजिस्टेंस है और ये अपना स्विच लगाया हुआ है, कोई की है या स्विच है, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन होती है, ठीक है, यहां से यहां। तो अब हुआ क्या, एक मैग्नेटिक कंपास होती है जो आप जानते हो कि जो जंगल वगैरह में घूमने जाते हैं वो इसको यूज करते हैं डायरेक्शन को मतलब करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए। तो हुआ क्या, हेनरी क्रिश्चियन ओरेस्टर ने क्या हुआ बेटा कि उसने क्या किया, ऐसे एक सर्किट लिया। सर्किट के पास में यहाँ पे जहां से वायर जा रहा था इसके पास में कोई क्या रखी, एक मैग्नेटिक कंपास रखी। अब कंपास रखी तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। डिफ्लेक्शन का मतलब वो जो सुई पहले न्यूट्रल पे थी वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उनमें से बता देता हूं। पहले शुरुआत के अंदर रखा तो सुई थोड़ी डिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद में बैटरी जो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, उसको इंक्रीज कर दिया गया, यानी 2 बैटरी लगाई, 3 बैटरी लगाई तो जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा हो गया। उसके बाद में क्या हुआ बेटा कि इस बैटरी को ऑपोजिट कनेक्ट कर दिया, यानी जिस साइड पॉजिटिव उस साइड नेगेटिव कर दिया, जिस साइड नेगेटिव उस साइड पॉजिटिव कर दिया। देन क्या हुआ कि ये जो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आ रहा था वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आने लग गया। अब इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा कि जो करंट कैरिंग वायर है, यानी ये करंट कैरिंग वायर है ना, ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो किसी मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होगी। अब वो डिफ्लेक्ट क्यों होती है वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको क्यों होती है। ये किसी मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होती है। तो यहां से पता लगा कि इस वायर के चारों तरफ कोई ना कोई मैग्नेट प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर जानेंगे जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेट क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद में ये अपने आसानी से समझ पाएंगे। अब सबसे पहले जानते हैं मैग्नेट के बारे में। तो आपको पता होगा बेटा कि जो मैग्नेट होती है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, नहीं तो आपने घर पे देखा होगा कि जो आपकी मैग्नेट होती है वो कुछ ऐसे होती है। ऐसे मैग्नेट होती है बेटा, इसके एक साइड एन पोल होता है, एक साइड एस पोल होता है, ठीक है। एन पोल को अगर कोई और मैग्नेट लेके आते हैं
N और S। तो इसके अंदर क्या पढ़ा है आपने कि N पोल को रिपेल करता है, S पोल को रिपेल करता है, N पोल S पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और 12th के अंदर आप जाके समझोगे कि जो काम मैग्नेट करिए ठीक ऐसा ही काम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी होता है चार्जेस के बीच में। तो आपको पता है कि N को रिपेल करता है, S को रिपेल करता है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं ये अपने पास मैग्नेट थी, ये N पोल हो गया, ये S पोल हो गया, और अपने पास एक मैग्नेट और आ गई बेटा N और S। अब जब इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है, वो इसके टच करने से पहले दूर जाने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में स्पेस के अंदर ऐसा कुछ है जो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है और उसमें रिपल्शन पैदा हो रहा है, यानी एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। तो यहां से एक नई हाइपोथेसिस जाती है जो माइकल फेराडे ने बताई थी। माइकल फेराडे ने बोला कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है बेटा, एक फील्ड होता है, यानी ये इलाका होता है। जैसे मूवी में बोलते हैं ना ये मेरा इलाका है, वैसे एक मैग्नेट का एक इलाका होता है, एक एरिया होता है जहां तक उसका इफेक्ट रहता है। जैसे मान लेते हैं ये N है और ये S है, तो इसका एक एरिया होता है जहां तक इसका इफेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का फील्ड है तो क्या बोले, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनफाइनाइट तक होता है, यानी ये N पोल इनफाइनाइट पर रखे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण जो फोर्स है वो बहुत कम लगेगा, नेग्लिजिबल लगेगा। इसलिए कुछ स्पेशल एरिया को, थोड़े से एरिया को अपने मान लेते हैं, जिसको वो मान सकते हैं भी अपने मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बाहर जो ज्यादा डिस्टेंस पे है उसको अपने नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। आगे समझ में, माइकल फेराडे ने हाइपोथेसिस दी थी कि या थियरी दी थी कि मैग्नेट के चारों तरफ एक इमेजिनरी स्पेस या रीजन होता है जहां तक उसका इफेक्ट रहता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आगे समझिए बेटा। अब नेक्स्ट पता लग गया, जैसे मान लेते ये मैग्नेट थी, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये N हो गया, ये S हो गया, इसका भी कोई मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो बेसिकली जब मैग्नेट के पास लेके जाते हैं या तो क्या होता है बेटा, ये इसका फील्ड और इसका फील्ड आपस में इंटरेक्ट करता है। अगर ये फील्ड ऑपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर ये फील्ड एक जैसे हैं, सेम है, देन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज बन के आ गई, अपने पता लग गया कि सर आपने बता दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है पता लग गया सर, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी आगे कुछ किसी चीज से बना हो सकता है। पहली बात तो देखो बेटा, मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड है वो अपने को दिखता नहीं है, तो अब जो चीज दिखती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। जो चीज हमें नहीं दिखती इसका मतलब ये है वो हमारी आई की सेंसिटिविटी में नहीं है, लेकिन रियल में वो चीज एग्जिस्ट तो करती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि सर ये जो फील्ड है वो भी आगे किसी चीज से बना हो सकता है क्या? हाँ जी, वो बना होता है फील्ड लाइन से। अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये N पोल हो गया, ये अपना S पोल हो गया, तो मैग्नेटिक, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इतना। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, फील्ड लाइंस बनती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, ये वाली जो N से प्रोड्यूस होती है, S पर एंड होता है इनका, ये इनकी डायरेक्शन होती है, N से स्टार्ट होती है, S पर एंड हो जाती है। अब आपके क्वेश्चन आएगा भी सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनी है, क्यों बनी है, कितनी बनी है? तो इसके बारे में तो आप 12th के बारे में ज्यादा जान पाओगे, लेकिन मैं आपको ज्यादातर चीजें बता देता हूं अभी, ठीक है। तो मैंने बोला कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ स्पेस में वो रीजन जहां तक उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट होता है, लेकिन एक फिक्स रेंज के बाद में जो रेंज है उसको अपने क्या मान लेते हैं, उसको अपने नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आगे किससे बना होता है बेटा, उसके सब किससे बना होता है, वो बना होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, तो ये N से प्रोड्यूस होती है, S पर एंड होती है। अब इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टी से आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है। तो अपने देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है इसकी, नंबर 1 है ये क्लोज लूप होते हैं, क्लोज लूप। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर जाकर क्लोज हो गया, और बेसिकली ध्यान रखना, ठीक है,
नंबर 2 है बेटा क्या, ये N से प्रोड्यूस होते हैं यानी स्टार्ट होते हैं और S पर एंड होती है, और इन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, कई बुक के अंदर इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन भी बोला जाता है। अब फोर्स लाइन क्यों होता है वो आपके सिलेबस के लेवल में नहीं है, तो आपको 12th के अंदर फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो ये क्लोज लूप होते हैं, एन से स्टार्ट होते हैं, एस पर एंड होते हैं। ठीक है, आगे समझे। नेक्स्ट बात नंबर 3, नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है, बार मैग्नेट के जो आउटसाइड है, मैग्नेट कई टाइप के होते हैं, जैसे ये बार मैग्नेट है, तो कुछ मैग्नेट ऐसे भी तो है ना, रिंग मैग्नेट, ऐसे रिंग टाइप में, जैसे किसी स्पीकर के पीछे लगी होती है, तो अलग अलग टाइप है जो आपके सिलेबस में नहीं। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए बेटा, आउटसाइड जो मैग्नेट के बाहर जो फील्ड है, आउटसाइड फील्ड है, वो N2S होता है, और इनसाइड ये लूप आगे जाकर इसके साथ मिल जाएगा, यानी इनसाइड S2N होगा। नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आउटसाइड तो होती है N2S और इनसाइड होती है S2N। आ गया समझ, बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है। इसके बाद में इसका फायदा क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ये हो गया बेटा आउटसाइड, क्या हो गया, आउटसाइड हो गया N2S, और इनसाइड क्या हो गया बेटा, इनसाइड हो गया S2N। नन, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4, अब ये क्या करती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो डायरेक्शन दिखाती है। क्या दिखाती है, डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, ये क्लोज लूप है, इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची जा सकती है। जो टेंजेंट होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के या किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट खींची जाती है बेटा, वो टेंजेंट की डायरेक्शन ही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पॉइंट पर देखें तो डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली। इस पॉइंट पर देखें डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली। इस पॉइंट पे देखें तो क्या आएगी, ये वाली। तो अब सबसे पहले डेफिनेशन बनाए तो क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी कर्व जो क्या करते हैं बेटा, डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को। किसी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जिनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो क्या करती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करती है। आगे समझ, ये अब इसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी जो है ये वाली हो गई। तो इसका मतलब यहां पे एक प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं, एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in the direction of tangent at the point, उस पॉइंट पर जो डायरेक्शन। आगे समझे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके क्वेश्चन में बार बार पूछी गई बेटा, नंबर 5 पे बात करते हैं। नंबर 5 पे क्या होती है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ये N पोल है, ये S पोल है, अपने पास मैग्नेट बना दी मैंने, ऐसे करके कहीं पे लूप नहीं बनाएगी, यानी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, और इसके साथ में कोई और फील्ड लाइन है तो ये क्या होती है, डिसिप्लिन होती है, ऐसे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, ये इसलिए नहीं करती क्योंकि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे देन वहां पे क्या होगा बेटा, डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 2 हो जाएगी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एक तो ध्यान रखना, चलते चलते ऐसे लूप नहीं बनाएंगी, और दूसरा ऐसे दो फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि एट दैट पॉइंट क्या होगा बेटा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 2, 2 साइड होगी, दो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद में नंबर 1 प्रॉपर्टीज दोबारा फिर से रिवाइज करते हैं इसको। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, ये वाली,
ये इतनी प्रॉपर्टी है, चलो आप रिवाइज कर लेना, चाहो तो बाद में आप नोट्स बना लेना, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं आगे। अब आपको पता लग गया हो कि मैग्नेटिक फील्ड, अब बेसिकली हुआ क्या, वहीं पे चलते हैं अपने पास, जो अपना साइंटिस्ट था कौन, हेनरी क्रिश्चियन ओरेस्टेड, या ओरेस्टेड लिख देता हूं सीधा मैं, ओरेस्टेड। अब ओरेस्टेड ने क्या हुआ, जैसे मान लो ये अपने पास बैटरी लगाई, इस यहाँ पे कंपास रखी, तो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आ गया, ये अपना सर्किट हो गया। कंपास के अंदर क्या हुआ बेटा, डिफ्लेक्शन आया। जैसे डिफ्लेक्शन आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया बेटा, इस जो कंपास होती है, मैग्नेटिक कंपास है, उसको डिफ्लेक्ट किया है। आगे समझे, इट मीन्स ये हो गया कि जो भी करंट कैरिंग वायर है वो अपने अराउंड स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कोई भी करंट कैरिंग वायर है। तो अब यहां से अपने को पता लग गया कि आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हो। और बहुत बड़ी बात, ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद में देखो बेटा, सन 1800 से पहले यानी 1800 से पहले क्या था, इलेक्ट्रिसिटी को अलग माना जाता था, इलेक्ट्रिसिटी को एक अलग डिपार्टमेंट माना जाता था, मैग्नेट को एक अलग डिपार्टमेंट माना था जिसको बोलते मैग्नेटिक्स। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में पता लगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो फैराडे ने यूज किया था, इसने क्या किया बेटा, हेनरी क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक सिटी से आप मैग्नेट बना सकते हो, तो माइकल फैराडे ने बाद में क्या किया, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन 1800 यानी 1800 के बाद में अपने को पता लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, यानी ये दो अलग अलग चीजें नहीं, ये एक ही चीज है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। अभी आपको वापिस चलते हैं उसी साइंटिस्ट के पास, हेनरी क्रिश्चियन ओरेस्टेड। अब उसको क्या क्या रिजल्ट मिले थे, उतना ज्यादा आपके सिलेबस में बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको इन फ्यूचर काम आए। तो उसने क्या किया बेटा, ये वाला था अपना, तो इसको क्या रिजल्ट्स मिले एक्सपेरिमेंट के बाद में, तो उसने प्रैक्टिकली किया या ये एक्सपेरिमेंट किया, तो जैसे करंट ऐसे फ्लो किया, यहाँ पे कंपास रखी, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया। तो नंबर एक इसको रिजल्ट क्या मिला बेटा, कि जब आप बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देते हो, यानी प्लस की साइड माइनस, माइनस की साइड प्लस लगा देते हो, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। डन, बोलो कोई दिक्कत। नंबर दो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। इट मींस क्या हुआ, इट मींस हुआ कि ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आगे समझे, बोलो कोई दिक्कत। अब इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे दो वायर जाते हैं, ये वाला एक वायर है, दो वायर करंट कैरिंग वायर, इसको रबर चढ़ा दिया जाता है, इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। क्यों की जाती है, पहली बात तो हम टच ना करें, टच करेंगे तो हमें भी करंट लग सकता है। दूसरी बात क्या है, इसके चारों तरफ अराउंड जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्या करेगा बेटा, इस जो पास में वायर है उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो इस चैप्टर में आगे अपने पढ़ेंगे। अब ये समझ में आ गया बेटा, ये अपने ये लो मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सपेरिमेंट किया था रिया। अब मैंने आपको बता दिया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आपने इसको अपने घर पे भी प्रैक्टिकल किया जा सकता है। ये देखो, अब एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी ही होती है, इसके लिए आप घर पे एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। वो कैसे, वो ऐसे बेटा कि आपके पास अगर पाउडर है, किसका, आयरन पाउडर है, लोहे का बुरादा है, नहीं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, मैग्नेट को मतलब बांध कर धागे से और मिट्टी में घुमाते हैं, तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक मतलब पाउडर सा जम जाता है, बुरादा जम जाता है। एक मैग्नेट लेकर उसके चारों तरफ आप क्या करेंगे, ऐसे फेंक देंगे चारों तरफ, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। और ये आपको देख लो, अगर आपको दिख रहा हो तो ऐसे ये देखो बेटा, N to S ऐसे लूप से बन रहे, ऐसे ऐसे।
आ गया समझे। और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताना भूल गया था, पोल के पास ये जो होती है फील्ड लाइन वो बहुत ज्यादा डेंसर होती है। पोल के पास क्या होती है बेटा, डेंसर होती है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे रेयरर होती जाती है। इसके बाद भी साथ ही एक प्रॉपर्टी और है बेटा कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर होंगी वहां पर इट मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। और जहां पर रेयरर होंगी तो इट मींस वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक। डन, बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉपर्टीज अपने पास आ गई और ऐसे बनती है। ठीक है, ये लीजिए। अब इसके बाद में चलते हैं, ये देखिए। अब यहां पे ध्यान रखना, दो साइन आते बेटा, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आता है ऐसे साइन आते हैं, ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब है फील्ड जो है वो आउटवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब इस बोर्ड के पीछे कहीं पे एन पोल है, इस साइड एस पोल है, तो ऐसे आएगी एन टू एस। ठीक है, आगे समझे। और इसके साथ ही मैं दो मैग्नेट के लिए और बता देता हूं, पहले ये और बता, ये तो आउटवर्ड आ जाएगी और अगर डॉट डॉट है तो ये इनवर्ड आ जाएगी, इनवर्ड। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना चाहते हो तो कोई भी ये लेकर मैग्नेट इसके साथ कंपास रख देंगे, कंपास रख देंगे तो इसके हिसाब से ऐसे डायरेक्शन बनती जाएगी ये वाली, और एन टू एस बनती है, ध्यान रखना। आ गया समझे। अब इसके बाद में अगर ये है तो इसका मतलब आउटवर्ड है और ऐसे है तो इसका मतलब इनवर्ड है। अब इनवर्ड आउटवर्ड समझते हैं, उससे पहले एक चीज बताते हैं बेटा। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक मैग्नेट है यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, ये माइक गिर गया। हाँ, तो जो आपको बता रहा था वो क्या था, ये वाला। जैसे मान लेते हैं बेटा, बेसिकली मैंने बोला था एन टू एस, एन टू एस, तो एन टू एस जाएगी तो एल से प्रोड्यूस होगी, ये एस के पास जाएगी तो ये ऐसे फील्ड लाइंस बन जाएंगी इस डायरेक्शन के अंदर। बाकी जो बची हुई ऐसे भी जाएंगी। ठीक, आगे समझे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये डायरेक्शन होगी एन टू एस होगी। अब अगर मान लेते ये साइन आ रहा है तो इसका मतलब है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब यहां पे ये साइन रखा है तो इसका मतलब इधर कहीं एन पोल है और इधर कोई एस पोल है, तो इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है। और अगर ये साइन है तो इसका मतलब इनवर्ड है, तो इसका मतलब इधर कहीं पे एस पोल है, इधर कहीं पे एन पोल है, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है। आगे समझ में बेटा। अब चलते हैं आगे। ये अपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये सारी आपने पढ़ लेनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हेनरी क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसको पता लग गया कि कोई करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, वो जो फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन, अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी इसके लिए फ्लेमिंग का लॉ यूज करते हैं, और ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया बेटा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यानी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कि हेनरी क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। फिर फ्लेमिंग ने क्या बताया, फ्लेमिंग ने बताया कि मैं डायरेक्शन बताता हूं किस डायरेक्शन का बन रहा है। तो उसने बोला कि ये जो अगर अपने किसी कंडक्टर को ऐसे पकड़ते हैं, मैं इस मार्कर से समझाता हूं आपको। सपोज करते करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन क्या बेटा, ये है, तो इसको अपने अगर राइट हैंड से ऐसे होल्ड करते हैं, और ऐसे होल्ड करने पर जो थंब है अगर करंट की डायरेक्शन को क्या करे बेटा, डिनोट करे, डिफाइन करे, या थंब करंट की डायरेक्शन में हो तो जो टर्न फिंगर होगी वो होगी बेटा फील्ड की डायरेक्शन में। यानी अगर ये है ऐसे करंट कैरी कर रहा है तो फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे बनेगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ऐसे
कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते गए। ये देखिए, अब यहाँ पे करंट क्या है बेटा, इस डायरेक्शन के अंदर, ये देखिए करंट इस डायरेक्शन के अंदर, तो इस वायर को ऐसे होल्ड करूँ मैं, ऐसे होल्ड करूंगा तो ये इनवर्ड ऐसे बनेगी, और ये डायरेक्शन देखिए ये बन रही है। और अगर ये करंट ऑपोजिट होता, इस डायरेक्शन में होता, तब ऐसे होल्ड करता तो डायरेक्शन क्या होती, ऐसे ऐसे। आगे समझे, ये अपने है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या करता है ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करता है, यानी इसका यूज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ये आपको समझ में आ गया। तो अब ये नोट कर लेना बेटा, क्या बनते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल बनते हैं, स्मॉल रेडियस का, बड़ी रेडियस का, उससे बड़ी रेडियस का। और नोट करने वाली बात, इन सारे सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस वायर पे होगा, इस पॉइंट पर होगा, ठीक है, ऐसे। या इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लेते पानी से भरा हुआ है अपना कोई भी फर्श, पानी से भरा, उस पे एक डंडा मारते हैं ऐसे, तो बहुत सारे ऐसे सर्कल से बन जाते हैं ना वैसे उसके अराउंड, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये फ्लेमिंग लॉ आपको पता लग गया, फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये देखिए। और इसको डिफाइन करेंगे, देखो बेटा, you are holding a current carrying straight conductor in your right thumb such that the thumb point toward the direction of current, then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the magnetic field lines of the magnetic field as shown in figure ऐसे। this is known as right hand thumb rule। आ गया समझ लो। अब इसका न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, देखो, a current through a horizontal power line flow in east to west direction. What is the direction of magnetic field at a point directly below, at the point directly above it? देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, एक कोई हॉरिजॉन्टल वायर है जिसमें फील्ड है, वो सॉरी मैग्नेटिक, अरे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, डायरेक्शन ही होगी, तो इसको होल्ड कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अगर ऊपर की साइड में देखेंगे इस पॉइंट पर तो क्या होगी, इनवर्ड हो जाएगी, इनवर्ड। और नीचे की साइड में देखेंगे देन क्या हो जाएगा बेटा, आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड। आगे समझे, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द बार मैग्नेट, जो मैंने आपको बताया था आयरन पाउडर से बना सकते हो। रीच द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी बता दी। दोनों इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट पर क्या होता है, बहुत ज्यादा डायरेक्शन हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी जो पॉसिबल नहीं। इसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ये ध्यान रखना बेटा। अब देखो बेटा, सर्कुलर लूप है तो कैसे बनेगा, अब मेरे पास कैसे बनेगी, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इसको राइट हैंड से क्या करेंगे बेटा, होल्ड करेंगे, देन क्या होगा, यहां पर कहीं पे देखो, यहां पे हो जाएगी इनवर्ड, यहां पे हो जाएगी आउटवर्ड। इस साइड में देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्ड, यहां पे हो जाएगी आउटवर्ड, ऐसे, ठीक है। और वो कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे ऐसे ऐसे, और ये आपको बताया गया है इस डायग्राम के अंदर। चलिए आगे आते हैं, ये लीजिए, ये वाला आ गया समझे, बोलो कोई दिक्कत। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल इफ वी कंसीडर, यानी इसको और रूल भी बोलते हैं बेटा, कौन सा, कॉर्कस्क्रू रूल। ये क्या होता है बेटा, ये होता है जैसे मान लेते हैं कोई स्क्रू है, उसको अपने ऐसे कस रहे हैं, ऐसे है ना, ऐसे, तो जिस डायरेक्शन के अंदर स्क्रू जा रहा है, अगर वो डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हो, तो जिस डायरेक्शन के अंदर अपने घुमा रहे हैं उसके, वो क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसे ऐसे, ये फील्ड की डायरेक्शन होगी, और जिस साइड में जा रहा है वो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ये लीजिए, इसके बाद में आगे चलते हैं, ये आपने पढ़ लिया बेटा। और वो मैंने बता दिया था कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस बनेंगी, उतनी ज्यादा डेंसर होंगी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। ये देखिए, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर
at a given point depends directly on current passing through it. Or therefore, if there is a circular coil having n turn, the field produce n times as large as produced by single turn. ये नोट करने वाली बात है बेटा, यहां से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। कैसे बन सकता है कि अगर एक टर्न है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बी, और अगर इसमें एन टर्न हो जाएंगे, ऐसे एन टर्न हो जाए, देन बन जाएगा बेटा एन बी। तो इट मींस क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, नंबर ऑफ टर्न जितने कम होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। अब यहां से असर्शन रीजन बन सकता है या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी भी ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का कोई कोइल है, उस कोइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बेटा, हाफ कर दिया जाए, देन मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। आ गया समझे बेटा, बोलो ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे, ये आपको पता लग गया। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, सबसे पहले जानते हैं सोलेनोइड क्या होती है। तो देखो बेटा डायरेक्ट ये लो जी, a coil of many circular turn of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। यानी अगर इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसको ऐसे, किसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर क्या करता हूं मैं, रैप कर देता हूं, तो वो जो बनेगी कॉइल बनेगी उसको बोलते हैं सोलेनोइड। और इसकी यूज क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनोइड इज, ऐसे होगी डायरेक्शन के हिसाब से। देख लो बेटा, अगर ये डायरेक्शन आ रही तो सभी की बनाएंगे, सभी की बनाने के बाद में ये डायरेक्शन बनेगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब जिस साइड से करंट एंटर हो रहा है वो एस पोल की तरह बिहेव करेगी, और जिस साइड से करंट पास हो रहा है वो एन पोल की तरह बिहेव करेगी। तो डायरेक्शन क्या बनेगी, एन टू एस। ये नोट कर लेना बेटा, डायग्राम से ये समझ लेना, जिस साइड से करंट एंटर होता है सोलेनोइड में वो एस पोल की तरह बिहेव करता है, और जिस साइड से बाहर पास होता है उस साइड में क्या होगा बेटा, एन पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ये समझ में आ गया। अब इसके साथ ही आपको बता देता हूं, अगर कोई सिंगल लूप है उसके अंदर करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो देखो बेटा ये डायरेक्शन आती है, एस पोल की तरह बिहेव करता है। इसको वैसे बना देते, ये वाला और ये वाला, अगर ये डायरेक्शन है तो एन पोल की तरह बिहेव करती है। ये लीजिए, अगर ये डायरेक्शन है तो एन पोल की तरह बिहेव करती है। और इसी हिसाब से अगर डायरेक्शन कौन सी हो जाए, ये वाली डायरेक्शन आ जाए तो ये बिहेव करेगी बेटा एस पोल के जैसे। मैं आपको डायग्राम से दोबारा बताता हूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। जैसे मान लेते, यहाँ पे मान लेते, अगर ये कोई करंट कैरिंग लूप है, इसमें डायरेक्शन ये बन रही है, इस साइड से करंट एंटर कर रहा है, इस साइड से वापस आ रहा है, देन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बेटा क्या बनेगी, ये वाली एन डायरेक्शन, सॉरी देखिए इसको ऐसे गोल करके बना लेना। देखो इस साइड में तो इस साइड जा रहा है, इस साइड में इस साइड जा रहा है, तो ये एज ए एन पोल बिहेव करता है यही। और अगर यहां पर ये मैंने लूप ले लिया और डायरेक्शन आ जाए ये, देन ये बिहेव करेगा बेटा कैसे, ऐसे। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे एस पोल की जैसे। यानी अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन के वायर को, क्लोज लूप को अपने लेके आए, देन वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एन एस को अट्रैक्ट करता है। और अगर सेम जैसे लूप लेके जाए जिनमें सेम डायरेक्शन, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आ गया समझ। अब इसके हिसाब से, अब जो मैंने आपको बताया था, जो आपको नोट करना है, जिस साइड से करंट एंटर हो रहा था वो एस पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और जिस साइड से करंट क्या हो रहा है बेटा, पास हो रहा है, वो एन पोल की तरह बिहेव करता है। इसके बाद में नोट करने वाली बात है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने, बहुत ज्यादा है।
वैसे मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज्यादा इंक्रीज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। यानी सोलेनॉइड क्यों बनाई जाती है, सोलेनॉइड मेकिंग का जो रीजन है वो है हाई मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके बाद में नोट करने वाली बात जो आपको बहुत जरूरी है, जिसपे असर्शन रीजन बन सकता है बेटा आपके लिए, ये देखो ये आ गया कोड। द मैग्नेटिक फील्ड, देखो दिस इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज द फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। यानी इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, सारे पॉइंट्स इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पर सेम होता है एवरी पॉइंट पर। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सोलेनॉइड क्यों बनाई जाती है, सोलेनॉइड बनाई जाती है बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the coil, the magnet so form called electromagnet। यानी इसके अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और यूनिफॉर्म है। उसके अंदर अगर कोई ऐसा मटेरियल रख देते हैं जो मैग्नेटाइज हो सकता है जैसे सॉफ्ट आयरन, तो उस सॉफ्ट आयरन को बाहर निकालने के बाद में वो एज ए मैग्नेट बिहेव करने लग जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसी चीज का यूज आपने देखा होगा, कई जगह इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा बड़ी मूवी के अंदर बड़े बड़े कंटेनर को उठाने के अंदर तो वहां पे सोलेनॉइड का यूज किया जाता है। तो वो ऐसे सर्कुलर ऐसे क्या होता है, अपने पास सोलेनॉइड होता है, वो किसी लोहे या के कंटेनर पे रखते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेट के जैसी बिहेव करता है, उसके साथ चिपक जाता है, उसको उठाकर दूसरी साइड में रख देते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसकी वजह से उसको उठाया जा सकता है। ये लीजिए, इसके बाद में ये अपना द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन रीजन यूनिफॉर्म द, ये डायग्राम वगैरह आप देख लीजिए। इसके बाद में फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा कि अगर किसी मैग्नेट के पास, मैग्नेटिक फील्ड के पास अपने क्या करें बेटा, एक लेके आते हैं करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर, देन उस पे फोर्स लगता है, क्यों लगता है, कितना लगता है वो देखते हैं। सपोज करते हैं अपने पास ये एक मैग्नेट है N और S, एक मैग्नेट अपने पास है बेटा ये S और N या मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी मैं थोड़ा सा बिग करके बना रहा हूँ, ये एक मैग्नेट का N पोल है, ये एक मैग्नेट का S पोल है और इधर इसका कहीं पे S है उधर N। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, ये वाला, ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जब इसके अंदर कोई करंट कैरिंग वायर लेके आते हैं फील्ड के अंदर, देन उस पे एक फोर्स लगता है और उसकी डायरेक्शन पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए बोलते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल। क्या बोलता है बेटा, इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे अपने हैंड्स की जो लेफ्ट हैंड है उसकी हैंड की फिंगर को क्या करना है बेटा, एडजस्ट करना है कि जैसे तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखो इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो क्या होगा बेटा, तो याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। ट्रिक क्या है, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन। फादर मतलब फोर्स की डायरेक्शन होगी, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, चिल्ड्रन मतलब सी करंट की डायरेक्शन होगी। यानी अगर अपने लेफ्ट हैंड के जो अपना लेफ्ट हैंड है उसकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट कर दे, और इंडेक्स फिंगर किसको डिनोट करे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर किसको डिनोट करे, करंट को, देन जो थंब की डायरेक्शन होगी वो डिनोट करेगा फोर्स की डायरेक्शन। और इसको आपने याद करना है एज इट, जो लाइन दी हुई है आपकी बुक के अंदर। जैसे मान लो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ कहीं पे, ये देखो, वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर
and found that force is perpendicular to both of them. Fleming's left hand rule. According to this rule, ये definition आ सकती है. Stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the first finger point in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of electric current, then the thumb will point in the direction of motion या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. ये नोट कर लेना. आगे समझे. अब इसका न्यूमेरिकल देखिए. अगर फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन. फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो मैंने आपको बताया था बेटा एक चैप्टर के अंदर लास्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले के अंदर, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है. तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी. अब अपने इस हैंड से करते हैं इसको. देखिए तो अगर ये जा रहा है, देखो अपने ये फील्ड की डायरेक्शन थी तो ऐसे डिनोट करेंगे. ये करंट की डायरेक्शन थी तो ये देखिए ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये करंट की डायरेक्शन होगी. तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा, ऐसे इनवर्ड लग जाए. आगे समझ बेटा. ये रहा डायरेक्टेड इनटू द पिंच. ये लीजिए. Which of the following property of proton can use while it move freely in magnetic field? कौन सी होगी बेटा. ये तो हाई लेवल का है पर फिर भी स्पीड यूज होती है. स्पीड क्यों यूज होती है, स्पीड इसलिए यूज होती है, स्पीड या वेलोसिटी दोनों. अब अपने जो स्पीड यूज किया जाएगा वेलोसिटी भी यूज कर सकते थे. इसके बाद देखते हैं ये लीजिए. इसके बाद में नेक्स्ट मैग्नेटिज्म इन मेडिकल लाइन. मेडिकल लाइन के अंदर भी मैग्नेट का बहुत ज्यादा यूज होता है. जिसमें से इंपॉर्टेंट आपको याद करना है बेटा ये वाला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ये फुल फॉर्म याद करनी है. एक टेक्निक होती है, देखो एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, जो अपने पहले पढ़ चुके हैं. इवन वीक आयन करंट दैट ट्रेवल अलोंग द नर्व सेल इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे वीक आयंस होते हैं जो मतलब ट्रेवल करते हैं, उसकी वजह से वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. व्हेन वी टच समथिंग आवर नर्व कैरी एन इलेक्ट्रिक इंपल्स to the muscles, we need to use this impulse produce a temporary magnetic field. These fields are very weak and are about 1 billion of Earth's magnetic field. Two main organs in the human body where the magnetic field produced is significant are the heart and brain. यानी हार्ट और ब्रेन है, उसके अंदर बेटा जो छोटे छोटे आयंस होते हैं, वीक आयंस होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. और मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है उसके अंदर क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड एक मशीन होती है, उसके अंदर शायद मैं आपको नेट से दिखा दूं आपको. MRI मशीन. ये इस साइड में इस टाइप से होती है. एक्चुअल में MRI की जाती है ना जो माइंड वगैरह की, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे वीक आयंस होते हैं जो ट्रेवल करते रहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उससे. और इस प्रकार स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं. बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला है, बहुत ज्यादा टेस्ला की. उसके अंदर क्या करते हैं, अपने इसका और हमारे माइंड के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का इंटरेक्शन देखकर डिजीज का पता लगाया जाता है. ये होती है MRI. ये आपको समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद में चलते हैं आगे. ये लीजिए
और ये आपका लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है बेटा, जो अपने घरों में यूज किया जाता है, घरों में जो सर्किट होता है वही डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ से आपको दो तीन चीजें पढ़नी है, ये आपको डायग्राम याद करके जाना है। जो रेड कलर होता है घरों के अंदर यूज होता है वो लाइव वायर होता है, इसको फेज वायर भी बोलते हैं, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जो ब्लैक कलर का वायर होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए लगा होता है। ये मीटर का डायग्राम हो गया, ये इलेक्ट्रिक मीटर का डायग्राम हो गया, ये फ्यूज का डायग्राम हो गया, और ये जो ग्रीन है वो अर्थिंग होती है, अर्थ वायर बोलते हैं इसको। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कई बार अपने कंप्यूटर वगैरह को एक शॉक लगता है, उसकी वजह से क्या होगी, लाइट का करंट की लीकेज होती है, तो एक वायर उसके साथ कनेक्ट करके अर्थ के साथ दे दिया जाए तो अर्थिंग हो जाएगी। और अर्थ के अंदर कैपेसिटी इतनी है कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, अपने पास स्टोर कर लेती है, स्टोर कर सकती है। तो ये तीसरा अर्थिंग वायर। ये तीनों चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज, ये फेज कलर याद होना चाहिए, वायर याद होनी चाहिए, और ये सर्किट थोड़ा देख के जाना एग्जाम के बाद, एग्जाम के टाइम। और देखो इलेक्ट्रिक फ्यूजिंग एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू ऑल डोमेस्टिक सर्किट। जो अपने डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उसके अंदर फ्यूज लगा होता है। फ्यूज बेसिकली एक अलॉय होता है, यानी दो मेटल के मिक्स से बना हुआ एक वायर होता है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। जब क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आता है तो उसकी वजह से जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट है उसकी वजह से वो फ्यूज गर्म हो जाता है, फ्यूज वायर गर्म हो जाता है तो गर्म होकर टूट जाता है, मेल्ट हो जाता है तो टूट जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। जब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आने पर मान लेते हैं ये ब्रेक हो गया तो इससे आगे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होगी, तो आगे अपने अप्लायंसेज है, जो होम अप्लायंसेज है, फ्रिज कूलर एसी वगैरह, सब शॉक से बच जाते हैं, जलने से बच जाते हैं, बर्ट नहीं होते। और ये भी नोट करना है बेटा, ओवरलोडिंग। जब एक ही सॉकेट के अंदर, एक ही स्विच के अंदर अपने बहुत सारे अप्लायंसेज यूज करते हैं तो वहां पर ओवरलोडिंग की समस्या आती है। और इसके साथ ही एक होती है शॉर्ट सर्किटिंग। अगर किसी सर्किट के अंदर आपने देखा हो कई बार वायर चिपक जाते हैं, आग लग जाती है वहां पर, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। बेसिकली होता है क्या, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच में आ जाते हैं, ये मान लेते हैं लाइव वायर है, जो लाइव वायर है एल लिख रहा हूं, और ये न्यूट्रल वायर है, ये दोनों आपस में टच पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है बेटा, यहाँ पे जूल्स हीटिंग इफेक्ट में क्या बोलता है, प्रोड्यूस हीट प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल होती है आर के, और प्रोपोर्शनल होती है टी के। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के बाद कारण क्या होता है, जो प्रोड्यूस हीट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आग लग जाती है। ये नोट कर लेना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग, इसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। और दिस यूज फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट टू इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लायंसेस फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज, ठीक है। फ्यूज के ओवरलोडिंग के लिए और शॉर्ट सर्किटिंग के लिए, दोनों के लिए अपने फ्यूज यूज कर सकते हैं ताकि ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आगे जाए ना। और इसके बाद में दो तीन चीजें जो आपको बतानी है, देखो, द जूल हीटिंग इफेक्ट टेक प्लेस इन द फ्यूज, मेल्ट इट ब्रेक एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट ओवरलोडिंग can also occur due to an accidental hike in the supply voltage. Sometimes overloading is caused by connecting too many appliances to single socket. एक socket के अंदर बहुत ज्यादा appliances यूज करते हैं तो ओवरलोडिंग हो जाती है। और इसके बाद में आपको दो तीन चीजें और पढ़नी है जो आपके पूछी जा सकती है क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर। अपने घरों में यूज होती है वो एसी करंट होता है। एसी करंट के अंदर क्या होता है बेटा, इसकी डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद में ऐसे चेंज होती रहती है। हाफ साइकिल ये रहता है पॉजिटिव, हाफ साइकिल रहता है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। और नॉर्मली जो अपने सेल वगैरह यूज करते हैं, सेल या बैटरी यूज करते हैं बेटा, बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, जिसको बोलते हैं डीसी करंट। और घरों में होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी जो डायरेक्शन चेंज करता है उसको बोलते हैं एसी करंट, डोमेस्टिक जो होता है। और ये वाला सेल वगैरह के अंदर होता है डीसी करंट। ये ऑलवेज क्या रहता है, सेम डायरेक्शन के अंदर रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव कभी नहीं होता, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नोट करने वाली बात, घरों में क्या यूज किया जाता है, एसी करंट।
उसके बाद में इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है 50 हर्ट्ज, और इसकी वोल्टेज जो होती है वो 220 टू 240 यूज करते हैं। और इसके बाद में घरों में जो यूज किया जाता है, अप्लायंसेस को यूज किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों होता है? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसकी वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लें। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है वीडियो के अंदर कुछ और बेटर किया जा सकता है, या सर कोई टॉपिक बचा हुआ है, ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।